नमस्कार साथियों, बीसीसी कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पिछले 2 सेशन में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की थी और पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के संदर्भ में चर्चा की कि भारत का संविधान एकात्मक है या फिर संघात्मक है या इन दोनों का समन्वय है। इनसे संबंधित जितने भी आपके डाउट थे, जिसमें हमने इनके संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, संघात्मक जो शासन व्यवस्था है इनके संदर्भ में, और भारत में जो एकात्मकता और संघात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं, इनको अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा है और किन किन ने भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या बातें कही हैं, उनके क्या क्या स्टेटमेंट हैं। चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टेटमेंट हो या सर आइवर जेनिंग, केसी वैयर और मॉरिस जॉन्स, इन सब के जो स्टेटमेंट थे इनके संदर्भ में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वही टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में चर्चा करेंगे और वह विशेषता है आपके कि भारत ने एक सरकार के एक रूप को अपनाया, एक प्रणाली का अनुसरण भारतीय संविधान सभा ने किया है और वह प्रणाली और वह जो सरकार का स्वरूप है वो है आपके संसदीय स्वरूप। हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है कि सरकार का कौन सा रूप है, आपके संसदीय स्वरूप, यानी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है ये हमने किस देश के संविधान से ली है, सबसे पहला प्रश्न है। तो हम बात करें इस संसदीय शासन प्रणाली की, ये संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश के संविधान से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संदर्भ में, तो ब्रिटेन में जो संसद है वो लंदन का एक शहर है, लंदन का शहर, और शहर का क्या नाम है आपके? वेस्टमिंस्टर। ब्रिटेन की संसद इस लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित है, इसलिए इस संसदीय शासन प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? आपके वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल। इसी संसदीय शासन प्रणाली को हम और किस नाम से जानते हैं? बात करें संसदीय शासन प्रणाली को, तो इसी संसदीय शासन प्रणाली को हम कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि यहाँ कार्यपालिका से एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, अर्थात इसी मंत्री परिषद को प्रमुख विभाग आवंटन किए जाते हैं। इसलिए इस संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या इसको हम कह सकते हैं विभागीय प्रणाली के नाम से भी इस संसदीय शासन प्रणाली को के नाम से जाना जाता है। और क्या नाम है आपके? विभागीय प्रणाली, जिसको हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। और हम चर्चा करें भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में, तो इसी संसदीय शासन प्रणाली को हम कहते हैं उत्तरदायी शासन प्रणाली। इस नाम से जानते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहला प्रश्न यही है कि संसदीय शासन प्रणाली को किन किन नामों से जाना जाता है। देखो, एक बार सीधा क्वेश्चन आया कि भारत की किस व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि वेस्टमिंस्टर क्या है, एक जगह का नाम है, और इसी जगह के नाम से आपके इस प्रणाली का नाम भी, इस मॉडल का नाम भी क्या पड़ गया? आपके वेस्टमिंस्टर मॉडल पड़ गया, क्योंकि ये ब्रिटिश की संसद जो है वो इसी शहर में स्थित है, इसी जगह पे स्थित है। इस प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं।
विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम के नाम से इनको जानते हैं, या इसी प्रणाली को हम कहते हैं उत्तरदायी शासन प्रणाली। आपके ये जो मंत्री परिषद है वो निम्न सदन के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये भी हमारी संसदीय शासन प्रणाली का क्या है, दूसरा नाम है। अब दूसरा प्रश्न बनता है, देखो हम बात करें तो 3 प्रकार की जो प्रणालियां हैं पूरे विश्व में काम करती हैं शासन की। शासन की सबसे पहली प्रणाली है जिसका जो उदाहरण है वो है अमेरिका, और पहली जो शासन प्रणाली है उसका नाम है आपके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है सबसे पहली? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान में है? तो अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब है कि जहां पर राष्ट्र का प्रमुख भी प्रेसिडेंट होता है, और जिस देश में सरकार का प्रमुख भी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। दोनों जगह राष्ट्रपति, यानी जिस देश में प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है, अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं है। अमेरिका में चाहे सरकार के प्रमुख की बात करें या चाहे राष्ट्र के प्रमुख की बात करें, दोनों कौन है? आपके राष्ट्रपति। इस प्रकार की प्रणाली को हम किस नाम से जानते हैं? आपके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी राष्ट्रपति ही किसका प्रमुख होता है? सरकार का प्रमुख। और राष्ट्रपति ही किसका प्रमुख होता है? आपके राष्ट्र का प्रमुख या संघ का प्रमुख। दूसरी जो शासन प्रणाली काम करती है वो अभी हमारी जो हेडिंग है, और वो है आपके संसदीय शासन प्रणाली। देखिए हम अंतर समझते हैं कि इस प्रणाली की क्या विशेषता है। शासन की जो दूसरी प्रणाली है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जिसकी पहली ही शर्त है, जिसकी पहली ही सबसे अच्छी विशेषता है, इस प्रकार की प्रणाली में आपको 2 प्रकार के प्रमुख मिलेंगे। आपको एक प्रमुख मिलेगा जो क्या है? आपके वास्तविक प्रमुख होगा, वास्तविक प्रमुख। और एक आपको प्रमुख मिलेगा, और जो वास्तविक प्रमुख होगा वही किसका प्रमुख होगा? सरकार का प्रमुख होगा। और इसी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है जो ब्रिटेन में है कि वह आपके दूसरा जो प्रमुख है वो आपके राष्ट्र का या किसका प्रमुख होगा? देश का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख। तो जिस देश में 2 प्रकार की कार्यपालिका काम करती है, एक कौन सी कार्यपालिका? आपके नाम मात्र की कार्यपालिका। एक कौन सा प्रमुख? जो केवल राष्ट्र का प्रमुख है, जो केवल किसका प्रमुख है? आपके देश का प्रमुख है। यानी यहाँ पे कौन सी कार्यपालिका काम कर रही है? नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। एक वास्तविक प्रमुख, एक दूसरी जो प्रकार है कार्यपालिका का वो वास्तविक कार्यपालिका का जो रूप है वो। और ये जो प्रमुख है ये कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री। और यहाँ पे जो प्रमुख है वो कौन होता है? आपके प्रेसिडेंट। जी, क्या अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था है? नहीं। अभी हमने चर्चा की है कि शासन की जो एक प्रणाली है अध्यक्षात्मक, जहाँ पे सरकार का प्रमुख भी कौन है? राष्ट्रपति। और जहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख भी कौन है? आपके राष्ट्रपति ही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका काम करती है। एक वास्तविक कार्यपालिका जहाँ पे वास्तविक प्रमुख होता है, जहाँ पे सरकार का प्रमुख होता है, जहाँ शासन का प्रमुख होता है। और ये शासन का प्रमुख, ये वास्तविक प्रमुख और ये सरकार का प्रमुख, ये कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री होता है। और दूसरा जो प्रमुख होता है वो है राष्ट्र का प्रमुख, देश का प्रमुख, और इसको हम कह सकते हैं नाम मात्र का प्रमुख। और वह जो है वो है आपके राष्ट्रपति। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय कहा था
इस देश में उन्होंने राष्ट्रपति पद के संदर्भ में कहा था, इस देश का जो प्रेसिडेंट है वो राष्ट्र का प्रमुख तो है, इस देश का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख तो है, इस राष्ट्र का प्रमुख तो है, लेकिन इस देश की जो शासन व्यवस्था है, इस देश की जो सरकार है उसका प्रमुख नहीं है। उस देश की सरकार का संचालन वो नहीं करता है, इस देश के शासन का वह संचालन नहीं करता। बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है और यहाँ से डिफाइन हो जाता है कि ये वास्तविक प्रमुख और देश के प्रमुख, ये दो प्रकार की कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में क्या करती है, कार्य करती है। ये भी एक संसदीय शासन प्रणाली की क्या है, विशेषता है। और इस संसदीय शासन प्रणाली का जो उदाहरण है वो कौन सा देश है, आपके ब्रिटेन। और इसी ब्रिटेन से हमने इस प्रणाली को भारतीय संविधान में ग्रहण किया है, क्योंकि भारत किसके आधिपत्य में रहा है, भारत ब्रिटेन के आधिपत्य में रहा है। और ब्रिटेन के द्वारा जो लागू जो कानून थे, ब्रिटेन के द्वारा जो व्यवस्थाएं लागू की गई थी, ब्रिटेन के द्वारा जिन संस्थाओं का निर्माण किया यहाँ भारत में, तो भारत में संसद की नींव रखने का काम ब्रिटिश सरकार ने ही किया है। भारत में इस संसद का जो वर्तमान में हम द्विसदनात्मक स्वरूप देख रहे हैं, एक काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और एक लोकसभा, इस प्रणाली को लाने वाले भी कौन थे, ब्रिटिश सरकार थी। तो ब्रिटिश राज था यहाँ पे, ब्रिटिश आधिपत्य भारत रहा है। और भारत का जब संविधान हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की जब विशेषताएं पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं, एक विशेषता है भारतीय संविधान की कि हमने विभिन्न स्रोतों से विहित हमारे भारत का संविधान है, हमने कई स्रोत लिए हैं और उसमें हम सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपके 1935 का भारत शासन अधिनियम। हम कहते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने 2/3 हिस्सा भारतीय संविधान में अपनाया है। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रणालियां, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो संवैधानिक व्यवस्थाएं इस भारत देश में की गई थी, चाहे वो मताधिकार से संबंधित हो, चाहे वह संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित हो, या चाहे महत्वपूर्ण संवैधानिक जो पद हैं उनसे संबंधित हो, इन सारी व्यवस्थाओं को हमने 1935 के अधिनियम में जो वर्णित व्यवस्थाएं थी उनको हमने भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन करते हुए, कुछ संशोधन करते हुए हमने अपनाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक और बात है, उन्होंने कहा था कि हमारे देश के संविधान का निर्माण जो है वो विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है, तो हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें क्या क्या है, परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार ये दूसरी जो प्रणाली है शासन की वो यहाँ काम करती है। 3 प्रकार की प्रणालियां हैं और तीसरी जो प्रणाली है वो है आपके अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो जहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका होती है, शासन में दोनों की भूमिका होती है, और जिस देश के शासन में दोनों ही की भूमिका हो, आपके प्रधानमंत्री की भूमिका भी हो, राष्ट्रपति की भूमिका हो, उस देश की शासन प्रणाली को हम किस नाम से जानेंगे, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किस देश में है, आपके श्रीलंका में। इस देश के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है, श्रीलंका। तो हेडिंग है हमारी संसदीय शासन प्रणाली, और इसके साथ हमने चर्चा की है कि इस देश में कितने प्रकार की शासन प्रणालियां काम करती हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 प्रकार की शासन प्रणालियां काम करती है। पहली कौन सी शासन प्रणाली है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दूसरी शासन प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हमारी क्या है, हेडिंग है, इसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरी शासन प्रणाली वो कौन सी है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसका उदाहरण कौन सा देश है, आपके श्रीलंका, जहां बैलेंस किया गया है, दोनों बराबर शक्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के संदर्भ में आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना। अब हम बात करें, सबसे अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली को सामान्य जानकारी अभी हमने प्राप्त कर ली है, किन किन नामों से इनको जाना जाता है और क्या इनकी विशेषता है और कहां से ये व्यवस्था हमने ली है, ये तो कुछ सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि संसदीय शासन प्रणाली को की विशेषताएं क्या है।
आपसे सीधा सवाल पूछे, देखो अभी हमने बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है आपके आरपीएससी के द्वारा कि किस नाम से इनको जाना जाता है, इनसे टप क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो इनसे टप क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी जो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, उन वो सारी विशेषताएं आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अब हम अगला प्रश्न हमारा यही है कि संसदीय शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो एक विशेषता तो अभी हमने पढ़ी। अब देखिए अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, प्रणाली की विशेषता। बात करें भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की, तो इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो बहुत सारी विशेषताएं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की जो पहली विशेषता है वो अभी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे दो प्रकार की क्या करती है कार्यपालिका काम करती है। एक कौन सी कार्यपालिका? एक होती है आपके वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है? दो प्रकार की। एक कौन सी कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका। और दूसरी जो कार्यपालिका है वो है आपके नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। और वास्तविक जो कार्यपालिका है इसका जो प्रमुख है वो होता है पीएम और मंत्री परिषद। पीएम और मंत्री। आप जब भारत के संविधान के भाग 5 को जब पढ़ते हैं, और भाग 5 में एक आर्टिकल है आपके आर्टिकल 74, आर्टिकल 74। इस अनुच्छेद को जब पढ़ते हैं तो इस अनुच्छेद में सबसे पहली लाइन यही है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद के द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी, जो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है, वो सारी सलाह राष्ट्रपति को मानना क्या होगा? बाध्य होगा। और इसी मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक धुरी के रूप में, एक सेतु के रूप में कौन कार्य करता है? आपके प्रधानमंत्री कार्य करता है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो किन के संदर्भ में है? आपके ये संसदीय शासन प्रणाली की जो पहली विशेषता, इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका काम करती है, और आर्टिकल 74 के संदर्भ में भी आपको मोस्ट रूप से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता क्या है। तो हमारे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी जो विशेषता वो ये है कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था तो है ही, लेकिन इस संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ यहाँ पे कौन सी व्यवस्थाएं हैं? आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, दो सदन यहाँ पे काम करते हैं। एक सदन जो आपके उच्च सदन है, उच्च सदन, और उच्च सदन जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा जो सदन है वो है आपके निम्न सदन। और निम्न सदन जिसे हम कहते हैं लोकसभा। क्या कहते हैं? लोकसभा। तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पे है, एक सदन नहीं है हमारे यहाँ पे कितने सदन है? दो सदन है। इस द्विसदनात्मक व्यवस्था की नींव भी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रख दी गई। जब हम संविधान का अधिनियम पढ़ते हैं 1919 का, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो वहां पे अंग्रेजों ने संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसमें कौन सी व्यवस्था को अपनाया? द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया। तीसरी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है? तो आइए देखिए कौन सी विशेषता है। तीसरी विशेषता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा
के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति। अमेरिका, आप इस लाइन को आप कैसे समझेंगे? एक शब्द है आपके शक्ति पृथक्करण। फ्रांस के विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। और इस कानून की आत्मा में नामक पुस्तक में इन्होंने शक्ति पृथक्करण नामक सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में सरकार के कितने रूप बताए? 3 रूप बताए। और इन्होंने कहा, सबसे पहला जो रूप इन्होंने बताया सरकार का अंग, वो बताया कार्यपालिका। दूसरा इन्होंने अंग बताया विधायिका। और तीसरा जो इन्होंने सरकार का अंग बताया वो है आपके न्यायपालिका। तो नाम है मॉन्टेस्क्यू, और फ्रांस के विद्वान थे जिन्होंने पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इस पुस्तक में इन्होंने सरकार के 3 रूप बताए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसका काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका जिसका कार्य है उस जो विधि संसद के द्वारा बनाई गई उस विधि का क्रियान्वयन करना, उस विधि को लागू करवाना देश में। और तीसरी जो संस्था काम करती है वो है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। क्या संसद के द्वारा बनाई गई विधि संविधान के अनुसार है या नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा करना, संविधान के आर्टिकल 13(2) के तहत उसका जुडिशियल रिव्यू करना। क्या कार्यपालिका जो विधि संसद के द्वारा बनाई गई है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन कर रहा है, क्या उसको सही तरह से लागू करवा रहा है, संविधान के अनुसार उसका क्रियान्वयन हो रहा है, संविधान के अनुसार उनको लागू कर रहा है। इनकी भी जांच करने का कार्य करता है जो तीसरी संस्था है, वो है जो तीसरा अंग है सरकार का, वो है न्यायपालिका। और इस शक्ति पृथक्करण की बात करें तो आपको शुद्ध शक्ति पृथक्करण कहाँ मिलेगा? अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में ये तीनों जो सरकार के अंग हैं, सबसे पहले हमने बात की थी कार्यपालिका नाम लिया था, दूसरा जो नाम लिया हमने व्यवस्थापिका, और तीसरा न्यायपालिका। अमेरिका में ये तीनों पूर्ण रूप से क्या है? पृथक्करण है। ये तीनों संस्थाएं पूर्ण पृथक्कृत होकर क्या करती हैं? काम करती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक दूसरे से जुड़ाव इन संस्थाओं का है, भारत में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व इन संस्थाओं का है। इसलिए तो हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इस संसदीय शासन प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी ये जो मंत्री परिषद है, पीएम के नेतृत्व में गठित जो मंत्री परिषद है, वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं किया गया है, हमने बीच वाला रास्ता अपनाया। हमने कहा कि यदि हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इन तीनों में पूर्ण शक्ति पृथक्करण रखेंगे, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी इनको नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की स्थिति हम नहीं रखेंगे, जुड़ाव वाली स्थिति नहीं रखेंगे, तो ये आपके जो है ये जो तीनों संस्थाएं हैं, इन तीनों संस्थाओं में से कोई संस्था आपके शक्तिशाली ना हो जाए, आपके निरंकुश ना हो जाए, इसलिए हमने बीच वाला रास्ता भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनाया। और ये आपके उत्तरदायी शासन व्यवस्था वाला जो नाम है, जो नियम है, जो व्यवस्था, उनको लागू किया। तो ये हमारे संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है? तीसरी विशेषता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होंगी? उत्तरदायी। अब हम चर्चा करते हैं और क्या विशेषता है इस संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में काम करती है, उसकी विशेषता है बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत दल का जो नेता होगा, चाहे राज्यों में बात कर ले या चाहे केंद्र में बात कर ले, दोनों जगह राज्यों में जो बहुमत दल का नेता होगा वो क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। और केंद्र में जो बहुमत दल का नेता होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ देखो, आपको एक और बात ध्यान रखनी है, संसदीय शासन प्रणाली केवल केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र व राज्य दोनों में क्या होती है? लागू होती है। क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली केवल संघीय स्तर पर है, केवल केंद्र स्तर पर है? नहीं। क्या केवल राज्य स्तर पर है? नहीं। संसदीय शासन प्रणाली दोनों जगह कार्य करती है। जो व्यवस्थाएं केंद्र में है, जो उत्तरदायी शासन केंद्र में है, जो वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका, जो सरकार के 2 अंग हैं, आपके कार्यपालिका के जो 2 प्रकार केंद्र में है, उसी तरह के
प्रावधान आपको किस में मिलते हैं राज्य में? तो संसदीय शासन प्रणाली केंद्र में ही लागू नहीं होती है, बल्कि केंद्र के साथ साथ कहाँ पे लागू होती है? राज्यों में भी लागू होती है। कल पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा कि भारत की एक संघीय संघात्मकता का लक्षण है कि यहाँ पे कितने प्रकार की सरकारें काम करती हैं। 2 प्रकार की। संघात्मकता का सीधा शाब्दिक अर्थ है कि सरकार के कितने स्तर होते हैं? आपके 2 स्तर। तो दोहरी सरकारें यहाँ पे क्या करती हैं? काम करती हैं। बहुमत दल का नेता क्या बनता है? पीएम बनता है। और इस प्रकार की व्यवस्था में किसका नेतृत्व होता है? राज्यों में बात करें तो किसका नेतृत्व होगा? सीएम का। और केंद्र में हम बात करें तो केंद्र में किसका नेतृत्व होगा? पीएम का नेतृत्व। यहाँ सर्वे सर्वा कौन है? तो केंद्र में बात करें तो सर्वे सर्वा कौन है? संसदीय शासन प्रणाली में पीएम है। पीएम के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद सर्वे सर्वा है। और इस पीएम और मंत्री परिषद की सलाह राज्यपाल राष्ट्रपति को माननी होगी। यानी शक्तियों का प्रयोग वो कर रहे हैं, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वो कर रहे हैं, शासन को वो चला रहे हैं, सरकार को वो चला रहे हैं। यानी इस देश में ये जो 2 प्रकार की कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है, इस दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं में जो वास्तविक हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो कौन है? आपके पीएम है। इसलिए हमारे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कि राज्यों में बात करें तो राज्यपाल की तुलना में किसका नेतृत्व है? सीएम का नेतृत्व है। और सेंटर में किसका नेतृत्व है? आपके पीएम का नेतृत्व है। तो ये भी हमारे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की क्या है? विशेषता जो है प्रमुख रूप से। तो ये जो मुख्य हमने चर्चा की है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की कि ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। और इस प्रकार से ये जो सारी विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में आपको एकदम क्लियर जो है आपको याद होना चाहिए। सीधा सवाल आ सकता है। सवाल का जो पैटर्न है वो ये रहेगा कि किस प्रकार की व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली को रेखांकित नहीं करती है। तो 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं, सिंपल सी बात है। दूसरी विशेषता द्विसदनात्मक व्यवस्था, 2 प्रकार के सदन यहाँ काम करते हैं। तीसरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायित्व रहती है। बहुमत दल का नेता यहाँ पे क्या बनता है? पीएम बनता है। और बहुमत दल का नेता राज्यों में क्या बनता है? सीएम बनता है। सीएम और पीएम का नेतृत्व आपको मिलेगा। और लास्ट आप विशेषता ये भी आप नोट कर देना, ये भी आप लिख देना, निम्न सदन का विघटन। संसदीय शासन प्रणाली की यह भी एक विशेषता है कि यहाँ पे एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है, जैसे राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यों में स्थायी सदन के रूप में काम करता है आपके विधान परिषद। और एक निम्न सदन, जिस यहाँ की जो सरकार है, सरकार वहीं से बनती है, निम्न सदन से। आपके केंद्र में बात करें तो लोकसभा से सरकार का गठन किया जाता है। और राज्यों में बात करें तो विधानसभा से सरकार का गठन किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 169 में जो विधानसभा आपके वर्णित है, इसका संवैधानिक प्रावधान है, वहां से सरकार का गठन होता है। क्या ये सरकारें स्थायी हैं? नहीं है। इन सरकारों का क्या है? कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। और इन निम्न सदनों का क्या होता है? विघटन होता है। और 5 साल से पहले भी इनका विघटन किया जा सकता है। तो एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है और एक अस्थायी सदन के रूप में कार्य करता है। इन दोनों प्रकार के जो सदन भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं को क्या करते हैं? रेखांकित करते हैं। तो ये 6 आपके सामने विशेषताएं संसदीय शासन प्रणाली की रखी गई हैं। इन सब के संदर्भ में आपको जो है एक अच्छे तरीके से आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। एकदम आपको पहले से तैयार रहना है कि कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की अलग अलग बिंदुओं में पढ़िए आप। एक फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि संसदीय शासन, सरकार का संसदीय स्वरूप या संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं वाले टॉपिक को हमें अलग अलग खंड में बांटना है। सबसे पहले सामान्य जानकारी हमें लेनी है, उसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली की तुलना करनी है, और कौन सी इनसे संबंधित आपके प्रणालियां काम करती हैं, और तीसरा जो बिंदु है वो कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि हमने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली। अब हम अंतिम मुद्दे पे चर्चा करते हैं संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है और भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है, उनमें क्या अंतर है, इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इनसे पहले चर्चा करेंगे कि हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया, हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, क्यों ना हमने अमेरिका वाली व्यवस्था को क्यों नहीं चुना।
तो अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें अभी हमने कहा कि पूर्ण शक्ति पृथक्करण है, तीनों अंग जो हैं आपके अलग अलग उनके कार्य हैं, अलग अलग उनके दायित्व हैं, अलग अलग संवैधानिक प्रावधान उनके लिए किए गए शक्तियों के लिए। क्या भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को चलाया जा सकता? नहीं, क्योंकि कुछ ही जो काफी सालों तक अंग्रेजों के अधीन रहा, ब्रिटिश आधिपत्य रहा है, और यदि पूर्ण रूप से किसी एक संस्था को शक्तियां दे दी जाए तो वह जो संस्था है वो निरंकुश न हो जाए। इसलिए भारतीय जो संविधान सभा है उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आदी हो चुके थे इस संसदीय शासन प्रणाली के। हमारे यहाँ पे संसद की नींव भारत स्वतंत्र होने से पहले, भारत में संविधान लाने से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा रख दी गई। इसलिए हमने इस व्यवस्था को क्या है चुना है, ताकि आपके दो प्रकार के जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर सके, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक प्रमुख। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरी बात करते हम भारत की। प्रश्न ये है आपके सामने, क्या ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है और जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है, क्या ये दोनों एक ही है? क्या ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली का जो मॉडल हमने लिया है, भारत में जो अपनाया हमने, क्या वो हूब टू हूब है? क्या ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में बिल्कुल समानता है? इस प्रकार के प्रश्न का हम जब उत्तर देना चाहेंगे तो कुछ बातें हमें इसके संदर्भ में याद रखनी है। और सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से क्या है, भिन्न है। क्या है आपके? भिन्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको, इस प्रश्न में आपको सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। ये भिन्न, ये बात क्लियर होगी सीधी आपकी। अब भिन्न है कैसे? अभी देखिए, हमने सबसे पहले बात की और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इसका जिक्र किया। अभी हमने इसके संदर्भ में चर्चा की कि यहाँ पे दो प्रकार के प्रमुख हैं, एक सरकार का प्रमुख है और एक राष्ट्र का प्रमुख है। यहां से आपको समझना है कि क्या भिन्नता है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की ब्रिटेन से। यहाँ पे जो दो प्रकार के प्रमुख की हम बात करते हैं, सरकार के प्रमुख जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं और आपके राष्ट्र के प्रमुख जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत, और एक तरफ आपको लिखना, तो भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख, देखो बार बार हम बात कर रहे हैं, या देश का प्रमुख, कौन है राष्ट्र का प्रमुख या देश का प्रमुख? राष्ट्रपति। और ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है राष्ट्र का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि यहाँ पे जो राष्ट्र का प्रमुख है वो क्या होता है, आपके वंशानुगत। क्या होता है? वंशानुगत होता है, वंशानुगत। यह निर्वाचित नहीं होता है, यह परंपरागत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये वंशानुगत जो है आपके राष्ट्र का प्रमुख होता है ब्रिटेन का। ये सबसे पहला अंतर है भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का। इसलिए हम कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ कैसा देश है? गणतांत्रिक है। हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, हमें पता चलता है हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अगला शब्द आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे हमारे यहाँ जो सरकार का प्रमुख है उनका तो निर्वाचन होता ही होता है, लेकिन सरकार के प्रमुख के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, देश का प्रमुख जो राष्ट्रपति है, वो भी वंशानुगत नहीं होकर इनका भी क्या होता है, निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा निर्वाचन होता है। इसलिए भारत लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ इसको हम कहते हैं ये क्या है, गणतांत्रिक। लोकतांत्रिक के साथ साथ क्या है आपके, गणतांत्रिक। भारत लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की। और लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन में किस प्रकार की व्यवस्था है, केवल लोकतांत्रिक। और क्या भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? तो दूसरा अंतर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है कि जितनी संप्रभुता ब्रिटेन की संसद में है उतनी संप्रभुता भारत की संसद में नहीं है। देखिए, हम एक विशेषता भारतीय संविधान की ये भी है कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन की संसद से लिया है। संसदीय संप्रभुता हमारी जो है वो हमने किस देश के संविधान से ली है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संप्रभुता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो न्यायिक संप्रभुता है हमारे यहाँ पे, ये सिद्धांत हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन हमारे यहाँ की जो संसदीय संप्रभुता है और हमारे यहाँ की जो न्यायिक सर्वोच्चता या संप्रभुता है वो क्रमशः ब्रिटेन और अमेरिका से क्या है, भिन्न है। क्या भारत की संसद ब्रिटेन के संसद जितनी मजबूत है, शक्तिशाली है? नहीं है। ब्रिटेन की संसद के संबंध में कहा जाता है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है। क्या भारत की संसद इतनी मजबूत है? नहीं। तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की का जो मेजर जो अंतर है दूसरा, वो ये है कि ब्रिटेन की संसद क्या है, संप्रभु, लेकिन भारत की संसद ब्रिटेन की संसद की जितनी वो नहीं है। तो संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन की तुलना में क्या है, कम। ब्रिटेन की तुलना में क्या है, कम। और ब्रिटेन की जो संसदीय संप्रभुता है वो क्या है आपके, अधिक। ब्रिटेन की संसद क्या है, संसद की संप्रभुता अधिक। ब्रिटेन की संसद विश्व की सर्वोच्च संसद है, सबसे शक्तिशाली संसद है ब्रिटेन की। अब लास्ट पर्सन पे हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु क्यों, इतनी सर्वोच्च क्यों, और भारत की जो संसद है वो इतनी सर्वोच्च, इतनी संप्रभु क्यों नहीं। एक छोटा सा आप एक अंतर समझना, एक छोटी सी अवधारणा को समझना, सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हमने दो बिंदुओं के माध्यम से, जो महत्वपूर्ण दोनों बिंदु थे, इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से हमने अंतर किया है भारत की संसदीय शासन प्रणाली का और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का। अब लास्ट पर्सन पे हम बात करेंगे। हमारा एक ही विशेषता जो आपके बहुत बड़ी है, काफी पर्सन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप। इसके लास्ट बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन की संसद भारत की संसद से सर्वोच्च क्यों? भारत की संसद से सर्वोच्च। देखिए, हम जितने भी एक एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक एक बिंदु को हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो भी पर्सन होंगे उनके संदर्भ में। ब्रिटेन की संसद भारत की संसद से सर्वोच्च क्यों? हमने अभी चर्चा की कि भाई ब्रिटेन से ही हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से हमारी संसदीय शासन प्रणाली भिन्न है। और इस भिन्नता को देखते हुए, भिन्नता को हम विभाजित करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं में दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कि ब्रिटेन की संसद तो भारत की संसद से ज्यादा क्या है, संप्रभु है। संप्रभु क्यों है, इसका प्रश्न क्या है? देखिए, ब्रिटेन में किस प्रकार का संविधान है? अलिखित संविधान है।
और भारत में किस प्रकार का संविधान है? आपके लिखित संविधान। आप जब हम पढ़ते हैं ना, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का और आपके भारत का, और ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं, संविधान के प्रकार जब पढ़ते हैं, तो दो प्रकार है संविधान के आपके संकलन के आधार पर, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान की विशेषता है, लिखित संविधान जिस देश का होगा उस देश में किसकी सर्वोच्चता होती है? संविधान की सर्वोच्चता होती है, ना तो संसद की सर्वोच्चता और न ही न्यायिक सर्वोच्चता। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेषता होती है? किसकी सर्वोच्चता होती है? संविधान की। और जिस देश का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस देश का अलिखित संविधान है और जिस देश का संविधान अलिखित है, वहां पे किसकी सर्वोच्चता होती है? संसद की। अब मेरे को आप उत्तर दीजिए, अब मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि ब्रिटेन में किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है, इसलिए अलिखित संविधान में हमेशा किसकी सर्वोच्चता होगी? संप्रभुता होगी। संसद जो भी कहेगी वो क्या होगी? वो आपके फाइनल होगा। तो संसद की सर्वोच्चता यहाँ पे, संसद की संप्रभुता अपने आप आ गई। भारत में लिखित है, भारत में संसद विधि या कानून बनाएगी, संसद लिखे हुए संविधान, लिखित संविधान के अनुपालना करते हुए बनाएगी, और अनुपालना वो यदि नहीं करती हैं तो न्यायपालिका उनकी जांच करेगी। और न्यायपालिका किसके अनुसार जांच करती है? संविधान के अनुसार जांच करती है। तो यहाँ पे सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता। ये अंतर है कि भारत की संसद ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से या ब्रिटेन की संसद से सर्वोच्च कम है। ब्रिटेन की संसद भारत की तुलना में ज्यादा क्या है? सर्वोच्च है। ये सबसे बड़ा अंतर है। लिखित अलिखित संविधान की क्या विशेषता है? अलिखित संविधान का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते। जिस देश का संविधान अलिखित है उस देश के संविधान में न्याय पुनरावलोकन जैसी धारणा नहीं है। उस देश की जो जुडिशरी है, उस देश की जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका क्या होती है? कमजोर होती है। न्यायपालिका वीक होती है। जिस देश की न्यायपालिका वीक है, जिस देश में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जैसे कोई प्रावधान नहीं है, जिस देश में अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां संसद की सर्वोच्चता है, तो उस देश में संप्रभुता किसकी होगी? संसद की संप्रभुता होगी। और जिस देश में लिखित संविधान है, जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता है, और जिस देश में न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्था है, न्यायिक समीक्षा जैसी व्यवस्था है, आप पढ़ते हैं संविधान के आर्टिकल 13(2) में, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का संवैधानिक प्रावधान है, और जिस देश में मूलभूत ढांचे की अवधारणा है, इस प्रकार की अवधारणा है, मूलभूत ढांचे की अवधारणा है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। मूलभूत ढांचे की अवधारणा, संविधान में तो संशोधन कर सकती हैं लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। जिस देश में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, जिस देश का संविधान लिखित है, और जिस देश में किसकी सर्वोच्चता है? संसद की नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता। यह हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। और ये संविधान की सर्वोच्चता हमने किस देश के संविधान से ली है? यूएसए के संविधान से ली है। तो बताओ मेरे को, उस देश की संसद संप्रभु होगी क्या? नहीं होगी। और जिस देश में अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस देश में जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रावधान ही नहीं है, जिस देश में न्यायपालिका वीक है, जिस देश में मूलभूत ढांचे की अवधारणा है ही नहीं, तो उस देश की संसद मजबूत होगी या नहीं होगी? देश की संसद क्या होगी? मजबूत होगी। तो संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन की क्या है? अधिक है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की हमने सारी विशेषताओं के संदर्भ में विस्तार से हमने चर्चा की है। आशा करता हूं कि आपको एक एक बिंदु समझ में आया होगा। अगले सेशन में अगली जो हमारा जो भारतीय संविधान की विशेषताओं की जो क्लास होगी, उनमें जो विशेषताएं जो बची हैं, देखो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी उन सब के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली है, और जो विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में हम अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एक एक चीज़ों को हम क्लियर करते हुए, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें रटना नहीं है, केवल जितनी भी जो आपके एक धारणात्मक विकास
आपका होना चाहिए। संविधान को लेकर सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे जो प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों के संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जुड़े रहिए और आप सबसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इन सारी जो बातें हमने जो पढ़ी हैं, सारे जो प्रोविज़न, जो सारे जो प्रावधान हमने इसके संदर्भ में पढ़े हैं, वो आपको आपने अच्छी तरह से इनको समझा होगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर से मैं एक बार आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।